मैं नीतीश कुमार मिश्रा। आज हम पोस्ट मॉडर्न इकोनॉमी पर बातें करेंगे। पोस्ट मॉडर्न का कालखंड है 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। इस दौर में अर्थव्यवस्था के विकास की प्रवृत्तियों की अगर बात करें तो मौर्योत्तर युग को आर्थिक संपन्नता का युग माना जाता है। लौह तकनीक के विकास और कृषि के विस्तार की पूर्व की प्रक्रिया इस समय भी चलती रही। फलस्वरूप कृषि के अधिशेष उत्पादन के अनेक उद्योगों और शिल्पों को विकसित स्थिति में ला दिया। साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों से शिल्पों, शिल्पियों, शिल्पी संगठनों के विषय में जानकारी मिलती है। मध्य एशिया से राजनीतिक संबंध ने व्यापार, विशेषतः रोमन व्यापार को प्रश्रय दिया। मौद्रिक अर्थव्यवस्था भी विकसित हुई। परिणामतः शक, सातवाहन, कुषाण युग में पुराने नगरों की समृद्धि बढ़ी तथा अनेक नए नगरों का उदय हुआ। आइए हम इस दौर के कृषि के विकास पर चर्चा करें। उत्तर भारत में पहले की कृषि परंपरा बनी रही है। समकालीन भारतीय साहित्य में कृषि कर्म, विभिन्न फसलों की उपज से संबंध का उल्लेख मिलता रहा है। दक्कन में सातवाहनों के अधीन विस्तृत कृषि का प्रमाण मिलता है। दक्षिण और पश्चिम समुद्र तटीय प्रदेशों में विभिन्न मसालों की खेती बड़े पैमाने पर होती है, अतः गर्म मसालों का भारी मात्रा में निर्यात किया जाता था। सातवाहन राज्य और सुदूर दक्षिण के राज्यों में चावल और कपास की खेती भी बड़े पैमाने पर होती थी। राज्य कृषि फर्मों की अनुपस्थिति से कृषि क्षेत्र पर राज्य के नियंत्रण का पतन हो गया, जिससे कृषि विकास में कृषकों की व्यक्तिगत भूमिका का महत्व बढ़ गया। मिलिंद पहनों से राजा के स्वामित्व सिद्धांत का प्रचलन का पता चलता है। सातवाहनों के अभिलेख से भी हमें राजा का शहरों, बंदरगाहों एवं खनन क्षेत्र पर भी स्वामित्व का पता चलता है। भूमिदान व्यवस्था की शुरुआत का पहला साक्ष्य भी हमें 100 ईसा पूर्व में मिल जाता है। यह सातवाहनों के द्वारा किया गया था। कुषाणों ने एक नए प्रकार की भूमिदान अक्षय निवि की शुरुआत की थी। भूमि सामान्यतः ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। सिंचाई की व्यवस्था के विकास का भी अगर उल्लेख किया जाए तो इसके विकास में सुदर्शन झील का उल्लेख किया जा सकता है। खारवेल के द्वारा पुराने नहर का विस्तार, शक कुषाण के द्वारा तालाब का निर्माण उत्तर पश्चिम भारत में सिंचाई व्यवस्था के विकास को बतलाता है। आइए अर्थव्यवस्था के दूसरे पहलू शिल्प एवं उद्योग के बारे में चर्चा करते हैं। यह काल शिल्प के विकास की प्रक्रिया का पराकाष्ठा था। यह विकास मुख्यतः कुषाण एवं सातवाहन क्षेत्रों से जुड़ा है। विकास को मुख्यतः हथियार निर्माण, वस्त्र उद्योग, सिक्कों का निर्माण, भोग विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन में देखा जा सकता है। यह विकास मुख्यतः शहरी क्षेत्र से जुड़ा है। इस काल में सातवाहनों और कुषाणों के अधीन अनेक सिक्कों एवं व्यवसायों का उदय हुआ। सातवाहनों के अधीन लोहे के सामान बनाने का उद्योग अत्यंत विकसित स्थिति में था। करीमनगर, वारंगल से सातवाहनों को प्रचुर मात्रा में लोहा मिलता था, जिसका उपयोग अस्त्र शस्त्र और विभिन्न प्रकार के औजार के निर्माण में किया जाता था। करीमनगर से उत्खनन के दौरान लोहार के एक दुकान का भी प्रमाण मिला है। इसी प्रकार स्वर्णकार और मणिकार का व्यवसाय भी उन्नत स्थिति में था। सोने एवं अन्य उद्योगों के आभूषण बनते थे। वस्त्र बुनने, इत्र, माला, लकड़ी के सामान बनाने, मोती निकालने का उद्योग भी विकसित था। संगम साहित्य से भी हमें विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का उल्लेख मिलता है। नासिक से प्राप्त अभिलेखों में भी कुछ सिक्कों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार कुषाण कालीन साहित्य स्रोतों जैसे मिलिंद पहन, महावस्तु, दिव्यावधान, अवधान शतक में अनेक शिल्पों, व्यवसायों एवं उनके संघों का वर्णन है। मिलिंद पन्हों में करीब 75 व्यवसायियों का उल्लेख है। जातकों में जहां सिर्फ 18 व्यवसायियों संघ का उल्लेख है, वहीं महावस्तु में 36 व्यवसायी संघों का उल्लेख है। मनु हो, याज्ञवल्क हो, विष्णु स्मृति हो, सभी में इन सब की रचना काल 200 ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। इस सब में अर्थव्यवस्था की चर्चाएं की गई हैं।
विभिन्न वर्णों के लिए व्यवसाय एवं उद्योग का वर्णन मिलता है इन सब साहित्यों में, स्मृति साहित्यों में। मथुरा से प्राप्त कुषाणकालीन अभिलेखों में गंधिक, स्वर्णकार, मणिकार, लौहकार का उल्लेख मिलता है। बनारस रेशम के लिए मथुरा शतक नामक सूती वस्त्र के लिए विख्यात था। साहित्य और अभिलेखीय स्रोतों में वर्णित व्यवसायी और शिल्पी अनेक प्रकार के थे। इनमें से कुछ उत्पादन से संबंधित थे, जैसे कुम्भकार, लुहार, बढ़ई, धातुकर्मी, वस्त्र बुनने वाले, शीशे, पत्थर और हाथी दांत का सामान बनाने वाले, विभिन्न प्रकार के इत्र बनाने वाले, मादक द्रव्य बनाने वाले, चमड़े पर काम करने वाले, व्यवसायों में नौकरी पेशा करने वाले और स्वतंत्र रूप से काम करने वाले दोनों सम्मिलित हैं। ऐसे लोगों में नाटक करने वाले, विदूषक, लेखक, नाई, रंगसाज का उल्लेख किया जा सकता है। कुषाणकालीन स्थलों के उत्खनन से, जैसे तक्षशिला की, पुष्कलावती की, मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, चिरांड, वैशाली आदि के उत्खननों से हमें बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, धातु के सामान, हाथी दांत, शीशा के सामान आदि प्राप्त हुए हैं, जो उस दौर के शिल्प और उद्योगों के विकसित स्थिति का प्रमाण देते हैं। कला शिल्प का एक मुख्य क्षेत्र रहा है। धातुकर, लोहा, सोना, तांबा, चांदी, पीतल इत्यादि धातुओं के निर्माण से जुड़ी शिल्प का पता चलता है। लौह धातुओं में विशेष प्रकृति दृष्टिगोचर होती है। उत्खनन से भारी संख्या में लोहे के बने हुए हथियार और औजार पाए गए हैं, जैसे हसिया, कुल्हाड़ी, फावड़ा इत्यादि। इस्पात अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध था। उत्पादन का एक बड़ा सा हिस्सा निर्यात भी किया जाता था, जिससे हमें विदेश व्यापार में बढ़ोतरी होती दिखती है। वस्त्र उद्योग का भी विकास हुआ था। सूती वस्त्र उद्योग हो चाहे रेशम वस्त्र उद्योग हो, सब विकसित रूप में थे। मथुरा एक प्रसिद्ध वस्त्र उत्पादन केंद्र के रूप में था, जहाँ का साटक वस्त्र काफी विख्यात था। वस्त्र उद्योग के साथ साथ वस्त्र रंगाई उद्योग का भी विकास हुआ था। दक्षिण भारत में रंगाई उद्योग का विकास उल्लेखनीय है। अरिकामेडु, उरिययूर रंगाई उद्योग के दो प्रसिद्ध केंद्र थे। शिल्प के विकास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था हस्तशिल्प। इसके अंतर्गत हाथी दांत के द्वारा विभिन्न वस्तुओं का निर्माण, शीशा उद्योग, मनका उद्योग, शीप उद्योग आदि सब महत्वपूर्ण स्थिति में थे। इस काल में टेरिकोटा उद्योग को भी विकसित रूप में देखा जा सकता है। कुषाण काल हो या सातवाहन काल हो, भारी संख्या में टेराकोटा की बनी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यह शिल्प मुख्यतः शहरी हस्तशिल्प का ही एक हिस्सा माना जा सकता है। इस काल में भारी संख्या में सिक्कों का जारी करना, सिक्कों के निर्माण में विभिन्न धातुओं का प्रयोग करने का भी साक्ष्य मिलता है। सोने का, चांदी का, तांबा का, शीशा का सिक्का प्राप्त हुआ है। उत्तरी और दक्षिण क्षेत्रों में सिक्कों के साँचे पाए गए हैं और सिक्कों के निर्माण की विकसित तकनीक को बतलाता है। तेल उत्पादन उद्योग का विकास भारत के उत्तरी क्षेत्र में हुआ। इस उद्योग में तकनीकी स्तर के विकास को तेल पहिया के प्रयोग से अंतर्गत समझा जा सकता है। सिक्कों का प्रचलन 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मौर्योत्तर के पूरे कालखंड दौर में सिक्कों का प्रचलन में आना अर्थव्यवस्था के मौद्रीकरण के विकास को बतलाता है। भारी संख्या में सिक्कों का पाया जाना मुद्रा के व्यापक प्रयोग को दर्शाता है। ऐतिहासिक उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण अपनी पराकाष्ठा पर था। इसके बाद के काल में विशेष रूप से 500 ईस्वी के बाद मौद्रीकरण के पतन की प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। ऐतिहासिक साक्ष्यों से भी यह स्पष्ट होता है कि किसी अन्य काल में मौद्रिक अर्थव्यवस्था ने सामान्य जनजीवन को इस स्तर पर प्रभावित नहीं किया जितना मौद्रिक अर्थव्यवस्था ने किया था। इस काल में मौद्रिक अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों को भी कुछ सीमाओं तक प्रभावित करता है। विभिन्न शासकों के द्वारा सिक्कों का जारी किया जाना भी मौद्रीकरण को बतलाता है। सातवाहनों के द्वारा भारी संख्या में तांबे और शीशे के सिक्के जारी किए गए। कुषाणों के द्वारा भारी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए गए।
और तांबे के सिक्के सबसे अधिक कुषाणों के द्वारा ही जारी किए गए। इसके अतिरिक्त नागवंश के शासकों और इंडो ग्रीक के शासकों के द्वारा भी सोने और तांबे के सिक्के जारी किए जाते रहे। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए भूमिका होती है श्रेणी व्यवस्था क्या है, गिल्ड सिस्टम कैसा है। पूरे मरुत्तल दौर में हम श्रेणियों की संख्या में वृद्धि देखते हैं। महावस्तु बौद्ध ग्रंथ से स्पष्ट हो जाता है कि कम से कम 24 प्रकार के शिल्पों की श्रेणियां स्थापित रूप में थी। इस प्रकार यह काल श्रेणियों के विकास और विस्तार का काल है। इस काल में श्रेणी एक महत्वपूर्ण आर्थिक संस्थान के रूप में है, जिनका शहरी आर्थिक जीवन पर व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ये उत्पादन और व्यापार दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। शिल्पियों के एकीकरण से शहरीकरण का विस्तार हुआ। इनमें से कई सारे उत्पादन और लघु व्यापारी दोनों की तरह कार्य करते थे। कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां धातु कर्म, मृदभांड निर्माण, काष्ठकारी इत्यादि से जुड़ी थी। उत्पादन को संगठित करने में श्रेणियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उत्पादन के स्तर को श्रेणियों की भूमिका से बल मिला है। इस संबंध में श्रेणियों द्वारा श्रम की आपूर्ति और उत्पादन संबंधी नियमों का निर्माण भी किया जाता था। श्रेणी और जाति के बीच का संबंध श्रम की आवश्यकता की पूर्ति को बल प्रदान करता था। श्रेणियों की महत्वपूर्ण भूमिका उत्पादनों के गुणवत्ता के निर्धारण में भी थी। श्रेणियों ने उत्पादन क्षेत्र में विभिन्न पहलुओं को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया। यह एक दूसरे तथ्य को भी प्रकट करता है कि श्रेणियों के द्वारा उत्पादों के मूल्य का भी निर्धारण किया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रेणी व्यवस्था कितनी मजबूत स्थिति में थी। श्रेणियों की भूमिका बैंक और वित्तीय संस्थान के रूप में भी देखी जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि यह एक निवेश को प्रोत्साहन भी करते थे। अंततः आर्थिक गतिविधियों को यह अत्यधिक प्रोत्साहन देने का कार्य करते थे। श्रेणियों की भूमिका शिक्षा के केंद्र के रूप में भी देखी जा सकती है। इसे व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा केंद्र के रूप में देखा जा सकता है। श्रेणियों की भूमिका न्यासी और ट्रस्टी के रूप में भी देखी जा सकती है। इसके अंतर्गत शिल्पियों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाता था। श्रेणियों से जुड़ने से शिल्पियों का सामाजिक स्तर मजबूत होता था, साथ ही साथ उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जाती थी। गुप्त काल के उल्लेख से पता चलता है कि श्रेणी प्रशासनिक कार्यों से भी जुड़े थे। विषय स्तर और नीचे के प्रशासन में श्रेणी मुख्य रूप से प्रतिनिधियों का उल्लेख मिलता है। नगरीकरण मौर्य काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगरीकरण। इस पूरे कालखंड में शहरीकरण अपनी पराकाष्ठा पर थी। इस काल में बहुत बड़ी संख्या में शहरों का उदय हुआ। सातवाहनों के क्षेत्र हो या कुषाणों के क्षेत्र हो, सभी के क्षेत्रों में शहरों के केंद्र का उद्भव होता देखते हैं। शहरी केंद्र शिल्पी केंद्र के रूप में उभरे थे। भवन निर्माण तकनीक का विकास हुआ था। शहरों में विकास मुख्यतः व्यापार वाणिज्य के विकास से जुड़ा हुआ था। भारतीय वस्तु की बढ़ती हुई मांगों की उत्पादन प्रक्रिया को भी बल मिला। इस प्रकार हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों के विकास के पीछे सबसे अधिक जो मुख्य कारण है शिल्प उद्योग का विकास होना और गैर कृषि कार्य उत्पादन गतिविधियों का बढ़ना ही शहरीकरण के उदय के पीछे के सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारणों में है। इस प्रकार आज हमने मौर्योत्तर काल के कृषि, मौर्योत्तर काल के शिल्प उद्योग, सिक्कों का प्रचलन, श्रेणी की भूमिका और नगरीकरण पर बातें की। धन्यवाद।